कि नीतीश जिधर रहते हैं सत्ता उधर ही रहती है। 2015 अगर आप देखें तो 2015 में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई थी। सरकार और नीतीश कुमार ये दोनों को अगर देखा जाए तो सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच में जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है उसने एक नया खेल शुरू कर दिया है। नया खेल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जाति तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन हिंदुत्व वाला एजेंडा जो है वो अगर हम लेकर के आते हैं तो हम जो वोट बैंक है महागठबंधन का या विरोधियों का, उस वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं। पूरी समीक्षा के लिए आरएसएस ने बैठक बुलाई है। इस बैठक पर निर्भर करेगा बिहार का आने वाला भविष्य। मोहन भागवत अब अपने 100वें साल के कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए 1 वर्ष की समीक्षा और 1 वर्ष की योजना बनाने के लिए लगभग 1500 से 1600 आरएसएस के अखिल भारतीय प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कहानी में ट्विस्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं और ये जरूरी इसलिए हो गया था कि एक तरफ तो आप मैच का मजा ले रहे होंगे, तो दूसरी तरफ बिहार की राजनीति का भी कुछ मजा आपके सामने आना चाहिए था। ये मजा इसलिए कि अभी 7-8 महीने देरी हैं चुनाव में, लेकिन उसके बावजूद बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति बनी है और जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं उसमें साफ साफ लग रहा है कि बिहार में बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है। खास करके अगर चुनाव की तैयारियों की बात करें हम, तो चुनाव की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी ने अपना सारा शक्ति जो है वो बिहार में झोंकने का काम शुरू कर चुका है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपनी तैयारी कर रही है वो साफ साफ आपको दिख रहा होगा कि पिछले 48 घंटे में कई ऐसे मुद्दे, कई ऐसी बयान, कई ऐसी बातें सामने आई जिसने कहीं ना कहीं इस बात की तरफ संकेत दिया है कि बिहार में चुनावी माहौल पूरी तरह से शुरू हो चुका है। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप। भारतीय जनता पार्टी का जो बेस पॉइंट है वो है आरएसएस। आरएसएस को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए वो हर एक्ट करता है, हर एक्शन करता है जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाया जा सके। पिछले 2024 के चुनाव के बाद आपने देखा होगा कई राज्यों में चुनाव हुए हैं, चाहे आप महाराष्ट्र की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें। इन सभी राज्यों में आपको नजर आया होगा कि किस तरह से आरएसएस ने एक बार फिर से जमीन तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली में तो अचानक से जो परिस्थितियां बदली और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, उसके पीछे आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ था। आरएसएस ने भीतर ही भीतर हर बूथ पे अपने 2 समर्पित कार्यकर्ताओं को भेज करके वहां का माहौल अच्छी तरह से समझा, सर्वे कराया और उसके बाद से वहां क्या जरूरत थी, किस तरह का एक्ट करना है, ये सारी बातें की, जिसका नतीजा आपके सबके सामने है। अब बिहार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और खास करके आरएसएस बहुत ज्यादा चिंतित है। चिंतित इसलिए है कि नीतीश कुमार अब, जबकि वर्तमान जो परिस्थिति आप देख रहे हैं उसमें 70 साल से ऊपर हो गए हैं, 75 साल के आसपास वो होने जा रहे हैं और 75 साल 76 साल के उम्र में आज भी नीतीश कुमार एनर्जेटिक हैं। प्रगति यात्रा के दौरान आपने देखा होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार ने पूरे बिहार का भ्रमण किया और बहुत ज्यादा ठीक भी नजर आए, खुश भी नजर आए। और इस बीच में आपने देखा होगा कि विधानमंडल का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है। इस सत्र में भी नीतीश कुमार पूरा एक्शन में है, एक्टिव है और अपनी बातों को रख रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर के, लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो ये हो रही है कि नीतीश कुमार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में संशय कहीं ना कहीं है। हालांकि संशय तो एनडीए के सभी घटक दलों में है। सीट शेयरिंग का समझौता जब तक नहीं हो जाता है तब तक ये पेच जो है पूरी तरह से सुलझा नहीं है, बल्कि उलझा हुआ है। तो इसको सुलझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। कई युक्तियां और कई ऐसे प्लानिंग बनाए जा रहे हैं जिसको लेकर के सब कुछ चल रहा है। लेकिन तेजस्वी कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। ये बातें अब साफ साफ समझ में आने लगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ तेजस्वी, इन दोनों को पता है कि नीतीश कुमार को साधने के बाद ही बिहार की सत्ता उनके हाथ में आ सकती है। अब तक का जो रिकॉर्ड है इस पर हमने कई बार चर्चा किया है कि नीतीश जिधर रहते हैं सत्ता उधर ही रहती है। 2015 अगर आप देखें तो 2015 में नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आई थी। लंबे समय के बाद, 2 चुनाव के बाद ये तीसरा ऐसा चुनाव था जिसमें नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग चुनाव लड़ रहे थे और भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। 2005 में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ थी,
55 सीटें लेकर के आई थी। 2010 में भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ थी, 91 सीट लेकर के आई थी, और 2015 में नीतीश के साथ नहीं थी तो उसे 53-54 सीटें आई थी। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार कितना ज्यादा प्रासंगिक हैं। 2020 में भी वही स्थिति हुई, भले ही नीतीश कुमार को कम सीटें आई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी साथ रह करके 74 सीटों पे जीत दर्ज कर पाई। यह भी बात इस रिकॉर्ड का ही हिस्सा है। सीधी तौर पे बीच बीच में आपने देखा होगा कि जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो नीतीश कुमार ही उसके कारक बने थे, और नीतीश कुमार जिसके साथ गए 2017 में महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में चले गए तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। 2022 में महागठबंधन के साथ चले गए तो एनडीए सत्ता से बाहर हो गई, महागठबंधन सत्ता में आ गई। ये सभी चीजें आपने देखा 2024 में भी वही हुआ। तो ये सारी चीजें नीतीश कुमार पर निर्भर करती है, और सबको इस बात की चिंता है कि नीतीश कुमार से सत्ता कैसे ले लिया जाए, क्योंकि आने वाले चुनाव में भले ही मान लेते हैं कि नीतीश कुमार चाहे एनडीए के साथ रहे या महागठबंधन के साथ, मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको दे दी जाएगी, लेकिन क्या वो 5 साल तक 80 और 82 साल के उम्र में सत्ता का सुख भोग सकेंगे या सत्ता को संचालित कर पाएंगे? ये सवाल निश्चित रूप से खड़े होंगे ही होंगे। और ऐसी स्थिति में सबको इस बात की चिंता है कि नीतीश कुमार उसके साथ ही रहे, क्योंकि जब नीतीश कुमार सत्ता हस्तांतरित करें तो उसका चेहरा उनके सामने हो और उसे वो सुपुर्द कर दें। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस एक बार फिर से तल्खियों के बावजूद भी एक दूसरे के साथ मिलकर के काम करने के लिए तैयार है, और इसका एक्शन भी शुरू हो चुका है। 2015 की घटना एक थोड़ी छोटी सी याद आपको दिला दें कि 2015 में आरक्षण एक बड़ा मुद्दा था। इस मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने का प्लान नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने रचा था। तब भी मोहन भागवत ही सामने आए थे, और मोहन भागवत के आरक्षण की समीक्षा वाले बयान को लालू प्रसाद ने बड़ी तेजी से लपक लिया था, और उसके बाद आरक्षण को ही मुद्दा 2015 में बना करके उन्होंने खास करके वो 80% का जो आबादी है, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित, इनको ये डर बैठा दिया गया था कि आपका आरक्षण जो है वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो छीन लेगी। यही कुछ चल रहा है। आपने देखा होगा कि अभी अभी आरक्षण छीन लिया गया है पान समाज का। पान समाज के आरक्षण को छीनने के बाद क्या कुछ हुआ है आपको सब कुछ नजर आ रहा होगा। 80 लाख से लेकर के 1 करोड़ लोग तक इस जाति के हैं, ताती तत्वा, ये आंदोलन कर रहे हैं, और इनके आंदोलन से सरकार की चूल्हे हिली हुई है। अब तो हेलीकॉप्टर यात्रा भी करने वाले हैं, यह भी खबर हमने आपको बताई है। ऐसी स्थिति में चुनाव आने वाला है, और चुनाव आने से पहले सभी चीजों को समेटने के लिए आरएसएस पूरी तैयारी कर रहा है। आपने देखा भी होगा कि इस बात को लेकर के जनता दल यूनाइटेड की ये कोर वोटर हुआ करते हैं पान समाज के लोग, इनको लेकर के नीतीश कुमार भी चिंतित हैं कि कैसे इनको अपने साथ फिर से जोड़ लिया जाए। और इसके लिए नीतीश कुमार ने आपको विधान परिषद में प्रश्न भी लिया है कि केंद्र की सरकार कानून बना करके, जिस कोर्ट का निर्देश है उस निर्देश के अनुसार कानून बना करके इन्हें शेड्यूल कास्ट में शामिल कर ले। सरकार और नीतीश कुमार, ये दोनों को अगर देखा जाए तो सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बीच में जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है उसने एक नया खेल शुरू कर दिया है। नया खेल यह है कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जाति तो अपनी जगह पर है ही, लेकिन हिंदुत्व वाला एजेंडा जो है वो अगर हम लेकर के आते हैं तो हम जो वोट बैंक है महागठबंधन का या विरोधियों का, उस वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास कौन सा वोट बैंक है, 90 के दशक से पहले आप देख लीजिए तो भारतीय जनता पार्टी के पास वही वोट बैंक था जो लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और अन्य देश के अलग अलग राजनीतिक दल जो करीब 30-32 की संख्या में है, 3 दर्जन के आसपास हैं, वो सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को एक बूस्टअप डोज देते थे, और उसी डोज के आधार पर वो खड़ा होकर के सत्ता के करीब तक पहुंचती थी। तब अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता हुआ करते थे, जो कि सबके साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश में लड़ रहते थे। हालांकि हार्डकोर में आपको पता है कि आडवाणी गिने जाते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सबके साथ सामंजस्य बिठाने में माहिर माने जाते थे। उसी का नतीजा था कि 2005 में उन्होंने नीतीश कुमार को सत्ता में ला करके खड़ा कर दिया। अब हम इसके आगे की बात आपको बताते हैं। पूरी समीक्षा के लिए आरएसएस ने बैठक बुलाई है। इस बैठक पर निर्भर करेगा बिहार का आने वाला भविष्य। इस बैठक के लिए 21 से 23 मार्च का समय तय किया गया है। हमने आपको बताया था सतवानी के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, और यह परिवर्तन कहीं ना कहीं
बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देने वाला है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बिहार दौरा से अभी अभी गए हैं। इसके साथ साथ उनका अन्य राज्यों में भी दौरा है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के उनका जो दौरा है वो कई राज्यों में है। कई राज्यों के दौरे के बाद वो पहुंचेंगे। 1 साल तक आरएसएस का स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जो 2025 के विजयदशमी से शुरू होगा, 2026 के विजयदशमी तक चलेगा। इस बीच में बहुत सारी चीजें होनी है। आपको बता दें कि इन सभी चीजों को अगर एक जगह उठा करके रखें तो लगातार जो दौरा हुआ है उसमें कई राज्यों में दौरा करने के बाद मोहन भागवत अब अपने 100वें साल के कार्यक्रम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए 1 वर्ष की समीक्षा और 1 वर्ष की योजना बनाने के लिए लगभग 1500 से 1600 आरएसएस के अखिल भारतीय प्रतिनिधियों को बुलाया गया है। दक्षिण भारत में बेंगलुरु में आपको हमने कई बार बताया है कि दक्षिण भारत से अब धीरे धीरे नाता जोड़ा जा रहा है। जो इधर की कमी है उत्तर भारत में या फिर पूर्वी भारत में, उसको पूरा करने के लिए दक्षिण भारत की तरफ शिफ्ट कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इसको लेकर के 3 दिवसीय दौरा बिहार में आपने देखा। इसके बाद 10 दिन का बंगाल दौरा है, 5 दिन का असम में दौरा है और 4 दिवसीय अरुणाचल प्रदेश में प्रवास होने वाला है मोहन भागवत का। आपको लगता होगा कि ये तो सामान्य सी बात है, लेकिन सामान्य नहीं है। 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। यहां पर गैर भाजपाई सरकार है। 10 दिनों तक मोहन भागवत यहां अपना प्रवास करेंगे और आप समझ ही सकते हैं कि प्रवास करेंगे तो क्या करेंगे। भजन कीर्तन तो करेंगे नहीं, विशुद्ध राजनीति होगी और तैयारियां होगी कि कैसे ममता बनर्जी को सत्ता से बेदखल किया जाए। अगला लक्ष्य यही सब राज्य है। उसके बाद तमिलनाडु में भी गैर भाजपाई सरकार है और यहां भी आपने देखा होगा कि आंदोलन भी शुरू हो चुका है परिसीमन को लेकर के, अन्य चीजों को लेकर के। एम.के. स्टालिन जो हैं वो शुरू कर चुके हैं अपनी कार्रवाई। केरल की बात करें तो यहां भी अपनी सरकार बनाने के लिए और अपना वर्चस्व बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है। 3 दिवसीय बिहार दौरा के बाद जब मोहन भागवत गए तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों को लेकर के जाएंगे और बिहार में चुनावी साल में उनका आना इसके बाद भी जारी रहेगा। इन सारी बातों के बाद 2025 से 26 तक हमने बताया ही। अब इसमें से सबसे बड़ी बात है कि आरक्षण की हांडी, अब इसको लेकर के सबसे बड़ी बात चल रही है कि एक तरफ आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बना करके तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार वाला जो एजेंडा है उस एजेंडे को समझ गए हैं और उनको लगता है कि इस एजेंडे के आधार पर ही 2015 में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा गया था। क्योंकि आरक्षण प्राप्त करने वाली जो समाज है, जिसमें पिछड़ा 27%, अति पिछड़ा 36%, दलित 19%, माफ कीजिएगा दलित और महादलित मिलाकर के लगभग 20% है। इसके साथ साथ उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब भी जोड़ लीजिए तो इन सबको मिलाकर के लगभग 80% के आसपास हो जाता है। और इन सारी चीजों को एक जगह अगर जोड़ करके आप देखें तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का एजेंडा यही है कि आरक्षण समाप्त हो जाएगा, ये गोली चुसा करके सबको अपने पक्ष में रखा जा सके कि यदि आप भाजपा की तरफ गए तो भाजपा आरक्षण समाप्त कर देगी। इसके बीच में आपको एक उदाहरण भी दिया गया कि पहले 50% आरक्षण था, 10% आरक्षण जो है बढ़ा करके ईडब्ल्यूएस को दिया गया, इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उनको दिया गया। अब जबकि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव एक साथ 2022 से 24 के में थे, जनजातीय जनगणना कराई गई और उसके बाद 15% आरक्षण बढ़ाने की बात की गई थी। इसको पिछड़ा और अति पिछड़ा में डिवाइड कर दिया गया था और इसके बाद पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित समाज को इस बढ़े हुए आरक्षण के दायरे में शामिल करने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया था, सदन से पास करा लिया गया था, लेकिन इस पर विराम लग गया है। अब इसी बात को दिखा करके जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के एजेंडे पर चल रही है, हमने 2 दिन से पिछले लगातार हम आपको खबर बता रहे हैं कि जिस तरह से बागेश्वर बाबा, जिस तरह से रविशंकर प्रसाद, मोहन भागवत का आगमन हो रहा है बिहार में। इसके बाद अभी और कई धर्मगुरु हैं जो बिहार में आना शुरू करेंगे। आप देखिए बहुत जल्दी जल्दी लोगों का आना जाना होगा, लोगों को धर्म के आधार पर एक जगह करने की कोशिश होगी। अभी आपने देखा कि कुंभ मेला को लेकर के क्या कुछ चला। कहा जाता है कि 67-68 करोड़ लोग जो हैं उस कुंभ मेला में स्नान किए,
जिसको लेकर के सनातन को एक बार फिर से एकजुट करने की कोशिश, जाति धर्म से अलग करने की बात की जा रही है। तो जातीय समूहों को तोड़ करके ये धर्म के आधार पर लोगों को एक जगह जुटाने की जो कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, इसे काटने के लिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार वाला फॉर्मूला, आरक्षण वाला जो है, उसको लेकर के तेजस्वी यादव आना चाहते हैं। इन सभी बातों को लेकर के 2025 में अगर ये सारी परिस्थितियां बनती हैं तो कहीं ना कहीं देश में भी इसका असर दिखाई देगा। सबकी नजर बिहार पर है और आप समझ सकते हैं कि बिहार कितना इंपॉर्टेंट है कि एकमात्र बिहार है जिसमें चुनाव होने वाले हैं इस पूरे साल में। यानी कि बिहार पर पूरे देश का फोकस है और जो बिहार फैसला करेगा वही देश का फैसला होगा। ये भी बातें कही जा रही हैं। इन सभी बातों को लेकर के अब जबकि हम आपको ये बता रहे हैं कि बिहार में क्या होगा, बिहार के फैसले पर इस देश का भविष्य टिका हुआ है, तो हमको एक तरफ जाना जरूर होगा, वो है चंद्रबाबू नायडू, जिनके कंधे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार या एनडीए की सरकार कह लीजिए, नरेंद्र मोदी के का प्रधानमंत्री की कुर्सी टिकी हुई है। और इसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू, जो अभी परिसीमन वाली बात हुई है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के जितना ज्यादा एग्रेसिव है भारतीय जनता पार्टी और 2029 में कराना चाहती है, 2026 में परिसीमन की भी बात की जा रही है, जनगणना कराई जाएगी। इन सभी बातों को लेकर के दक्षिण के राज्यों का जो डर है, उस डर के साथ चंद्रबाबू नायडू शामिल हो गए हैं। एमके स्टालिन ने सभी को चिट्ठी लिख करके और ये बात कही है कि आप हमारे साथ आइए और भारतीय जनता पार्टी जो दक्षिण के लोगों के साथ अन्याय करने वाली है, उनकी सीटें कम करने वाली है, उसे कम करके वो देने वाली है। हमने आपको बताया भी था कि अगर देखा जाए तो जो नया परिसीमन होगा और जनगणना के आधार पर होगा तो उत्तर प्रदेश को 80 के जगह पर लगभग 160 सीटें हो जाएंगी, 159 सीटें। बिहार में भी लगभग 40 अभी है, 79 हो जाएगी, यानी 80 लगभग 100% बढ़ जाएगा। लेकिन दक्षिण के राज्यों में, कई राज्यों में सीट ज्यों के त्यों रहेंगे और कई राज्यों में सीट घट भी रहे हैं जनसंख्या के आधार पर होगा। तो इसके लिए हमने एक विस्तृत लेख जो है वो संपूर्ण भारत में भी लिखा था और आप लोगों के सामने भी हमने इस पर एक विस्तृत खबर किया था, एक विश्लेषण किया था। अब इन सभी बातों को लेकर के डी पुंडेश्वरी को अध्यक्ष बनाए जाने के फैसले को अगर भारतीय जनता पार्टी करती है, उसको लेकर के चंद्रबाबू नायडू की भी नाराजगी है। यानी कि बिहार वाला चुनाव में एक तरफ नीतीश, दूसरे तरफ चंद्रबाबू नायडू, यानी नानी मिल गए तो कहीं ना कहीं नानी मिल करके पानी पानी कर देंगे। आग और पानी की लड़ाई चल रही है। इस लड़ाई को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक तरफ जहां आग फैलाने की कोशिश की जा रही है, आग को धधकाने की कोशिश की जा रही है आरक्षण वाली, तो वहीं पानी की तरह एक जगह सबको जमा करके धर्म के नाम पर जोड़ने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये 2025 की लड़ाई इसी में जाकर के उलझी हुई है। इसके साथ साथ आरक्षण के साथ साथ और भी कई मुद्दे हैं, जिसमें पलायन है, बेरोजगारी है, सबसे बड़ी समस्या है मुस्लिमों को उनको संतुष्ट करने का, जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सक्षम नहीं हो पा रही है। और भारतीय जनता पार्टी वक्फ बोर्ड सहित अन्य जो मुद्दे लेकर के आ रही है, उससे नीतीश कुमार हो, चंद्रबाबू नायडू हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, सबके लिए ये मुश्किलों भरा होगा, लोगों को समझाने में बड़ी मुश्किल होगी। हालांकि वक्फ बोर्ड पर जो चर्चा था, जो तेजी थी, उसमें धीरे धीरे शांति आई है, लेकिन कब तक? अल्पसंख्यक समाज के लोग ये समझते हैं कि चुनाव तक हो सकता है कि शांति रहेगी, लेकिन उसके बाद हमारे जो अधिकार हैं या फिर हमारे फैसलों में घुसने की कोशिश कर रही है। ये सारी बातें कहीं ना कहीं हिंदुत्व का काट आरक्षण से खोजा जा रहा है। इसमें कितना सफल हो पाते हैं तेजस्वी यादव, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तेजस्वी यादव खिचड़ी जो पका रहे हैं, उस खिचड़ी का स्वाद नीतीश कुमार और लालू प्रसाद वाला मसाला यदि मिल जाता है और फिर से उसका स्वाद चटक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का स्वाद तो बिगड़ेगा ही, बेस्वाद हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी। और 2025 का ये जो बिहार का रण है, ये सिर्फ सीएम नहीं, पीएम के कुर्सी पर भी कहीं ना कहीं धावा बोल दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिहार हमेशा से कुछ नया करने के लिए जाना जाता है और राजनीतिक रूप से जिस तरह से चुनाव से 7-8 महीने पहले बिहार में माहौल खड़ा हो गया है, लगता है जैसे कल ही चुनाव है। इसके मायने आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अभी सीट शेयरिंग का समझौता बाकी है, अभी गठबंधन का स्वरूप क्लियर होना बाकी है। सभी कह रहे हैं कि हम सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन तैयारियां सब अपने अपने हिसाब से और परिस्थिति जन्य कर रहे हैं।
परिस्थिति बदली तो बहुत कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा बिहार में। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव की खिचड़ी नीतीश कुमार को स्वाद देती है कि नहीं देती है, और किसको किसको बेस्वाद करती है, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। हमारी नजर तो बनी हुई है, आपकी नजर भारत लाइव पे होनी चाहिए। कहानी में ट्विस्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपके पास भी कोई सवाल है या कोई जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।